चुनावी सरगर्मी के बीच कई राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच पावर पॉलिटिक्स चरम पर है। दिल्ली से लेकर केरल तक राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी दिखी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हुई और सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार भी लगाई है। 4 राज्य यानी कि दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में सरकार और राज्यपाल के बीच ठनी हुई है। 2 राज्यों की राज्य सरकार और उनके राज्यपाल के बीच चले आ रहे विवाद पर आज बहस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद सख्त टिप्पणियां की। दरअसल ये मामला तमिलनाडु और केरल से जुड़ा है। दोनों राज्यों की सरकारों का आरोप है कि राज्यपाल उनकी विधानसभा से पास हो चुके बिलों को पारित करने में देरी कर रहे हैं। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु और केरल दोनों के राज्यपालों पर कड़ी और सख्त टिप्पणियां की। वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव के खिलाफ एक रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दिल्ली में एक नया विवाद पैदा हो गया है। आज 4 राज्यों की इसी पावर पॉलिटिक्स पर प्योर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली में आखिर क्यों एक बार फिर LG और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद पैदा हुआ उसके बारे में बता देते हैं। तो दिल्ली में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ जो सरकार ने रिपोर्ट भेजी है उस पर विचार करने से LG ने इनकार कर दिया। उपराज्यपाल का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण यानी कि भेदभावपूर्ण रवैया है और रिपोर्ट पूरी तरह से मंत्री की पूर्व धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है। साथ ही उपराज्यपाल ने सवाल उठाया कि गोपनीय रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हुई। LG के इस फैसले के बाद दिल्ली में प्रशासनिक मुद्दों पर उनके और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के बीच एक और विवाद शुरू हो गया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने जांच की थी। उन पर बेहद ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय ने 670 पन्नों की रिपोर्ट बुधवार को ही LG को सौंपी थी। रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के निलंबन की मांग की गई थी। आरोप है कि नरेश कुमार की बेटी से जुड़ी कंपनी ने 2015 में महज 75 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन इस सौदे का हिस्सा थी, जिसमें बढ़ी हुई दरों पर भूमि अधिग्रहण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 850 करोड़ रुपए का गलत फायदा जो है वो मिला है मुख्य सचिव की कंपनी को, उनके बेटे की कंपनी को दरअसल। और इसी को लेकर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने जांच की। ये दावे दिल्ली सरकार के हैं। इन दावों से जुड़ी हुई फाइल पहुंची LG के पास, VK सक्सेना के पास, और VK सक्सेना ने इस पर अमल नहीं किया, फाइल को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सियासी कोशिश है, ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। और सबसे पहले दिल्ली पर बात करते हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, आखिर दिल्ली की लड़ाई अलग है, खास करके LG वर्सेस सरकार का जो एक सिलसिला रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर संसद में हमने देखा कि सरकार ने बिल पास किया, लेकिन ये तकरार अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के साथ साथ आपने केरल और दिल्ली की लड़ाई के बारे में अक्सर रह रहकर किसी न किसी मुद्दे पर सरकार वर्सेस गवर्नर रहा है। और आप आज भी देखिए जिस तरीके से दिल्ली की लड़ाई है, और दिल्ली की लड़ाई लंबे समय से है। पहले LG से लेकर हुई, फिर केंद्र सरकार से हुई, फिर आपको याद होगा कि जब पिछला पार्लियामेंट सत्र हुआ था तब भी जब ये बात लेकर आए कि 3 जनों की कमेटी होनी चाहिए दिल्ली सरकार में, जिसको LG को, और तमाम तरीके की चीजें, तब भी खींचतान हुई, तब भी सवाल उठे। और अब आखिरकार चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक 600 पन्नों की रिपोर्ट भेजी गई थी और उस रिपोर्ट में ये तमाम चीजें लिखी गई थी कि उन्होंने केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के उन पर पूरे आरोप थे। लेकिन LG ने इसको पढ़ने से भी इनकार कर दिया, इसको रिव्यू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आधी अधूरी रिपोर्ट है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि ये रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रेजुडिस में लिखी गई है, ये आप किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर ये रिपोर्ट को तैयार किया गया है। जबकि जो नरेश है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको हटाने को लेकर, उसके पीछे की वजह, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों को लेकर आतिशी ने, जो विजिलेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट और वो शिकायत, तमाम चीजें तैयार की। और ऐसे में अब ये जो रार है ये लंबी चली। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार वर्सेस LG हमेशा से लगातार रहा। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हक का। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो फाइल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको लगाने, हटाने, उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसकी संसद की दीवारों, संसद के अंदर भी वो मुद्दा हमेशा गूंजता रहा है। लेकिन अब आप देख लीजिए पार्लियामेंट में भी क्या कुछ हुआ, कैसे केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, कैसे सुझाव दिया गया था,
कि जब चयन हो, तमाम चीजें हो, जो वो ट्रांसफर पोस्टिंग ब्यूरोक्रेसी की, तब भी ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद तमाम चीजें बदल गई। तो ये लड़ाई है, ये तब तक चलती रहेगी क्योंकि केजरीवाल सरकार पूरा हक चाहती है ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि वो ये मानती है कि जब सरकार काम करती है तो ब्यूरोक्रेसी हैंड इन हैंड उन फैसलों में काम लेती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका पूरा सिस्टम ओपन है केंद्र सरकार को लेकर, और फिर ये लड़ाई आखिरकार एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार होके आपको रह रहकर किसी भी मुद्दे पर कोई डिसीजन की बात हो, एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो इस बार भी चीफ सेक्रेटरी को हटाने को लेकर चीफ सेक्रेटरी की शिकायत आई, उसको लेकर जब रिपोर्ट भेजी गई तो एलजी ने ये तमाम सवाल उठाए, ये तमाम। जी बिल्कुल अदिति, आप बने रही, यानी कि एक और लड़ाई यहां पर दिख रही है। लेकिन अब जब एलजी ने मना कर दिया है फाइल को रिव्यू करने से ही, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या फैसला इसको लेकर लिया जाता है, ये देखना होगा। अब बात केरल की करते हैं। केरल में क्यों सरकार वर्सेस राज्यपाल हो रहा है, उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। दरअसल केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। कोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा। दरअसल एक याचिका भेजकर केरल की विजयन सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप लगाए थे। केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल विधेयक को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। विधानसभा से पारित 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप है। ये 8 बिल 7 महीने से लेकर 2 साल तक की अवधि से लंबित पड़े हुए हैं। 2 नवंबर को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केरल सरकार ने याचिका में कहा कि विधेयकों को लंबे समय तक और अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण मनमानी है। राज्य सरकार के मुताबिक उन्होंने लोगों के लिए कल्याणकारी बिल पारित किए हैं, जिसे राज्यपाल ने रोक कर रखा है। ये दावा किया जा रहा है विजन की सरकार की तरफ से। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल और केंद्र सरकार को इसको लेकर नोटिस जारी किया। अब देखना होगा कि आगे सुनवाई में क्या होता है। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों के इस रवैये को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुका है, तल्ख टिप्पणी कर चुका है। अदिति लगातार बनी हुई। अदिति, 2 साल तक बिलों को रोक कर रखा गया और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि आखिर ऐसी मनमानी या इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, तमिलनाडु भी हो, केरल भी हो, दोनों ही जगह ये सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ। दरअसल केरल में भी और तमिलनाडु दोनों ही जगह बिलों को, विधेयक को पास करने का एक मसला था। और जैसे आपने केरल का जिक्र किया, तो यही मुद्दा है कि कम से कम 7 महीने की अवधि से लेकर 3 साल तक की अवधि तक का जो है बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में जो विधेयक हैं वो पेंडिंग है, लेकिन जो गवर्नर है वो उसे पारित नहीं कर रहे। ऐसे में जो वहां की सरकार है उनका ये इस तरह का आरोप है कि जो गवर्नर है आरिफ, वो कहीं ना कहीं द्वेष भावना से ये काम कर रहे हैं। और देखिए, केरल में गवर्नर वर्सेस सरकार जो है उनकी लड़ाई कोई छुपी हुई लड़ाई नहीं है। कई ऐसे मुद्दे आए जब आपसी खींचतान रही, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर गवर्नर और सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज एक साथ मिलकर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया और हमेशा आमने सामने नजर आए। और इसको लंबी डिबेट भी इसको लेकर रही। लेकिन एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए सवाल किया है, गवर्नर को नोटिस भी भेजा और ये कहा है कि विधेयक जो लंबित पड़े हैं ये अभी तक क्यों नहीं देखे गए। और ठीक इसी पैटर्न में तमिलनाडु गवर्नर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की फटकार लगाते हुए डांट करके यही कहा है कि जो विधेयक पेंडिंग है 3 साल से, आपने अभी तक उन बिलों को पारित क्यों नहीं किया, रिव्यू क्यों नहीं किया गया, 3 साल तक आप क्या कर रहे थे। तो ऐसे में ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि हमारे को हस्तक्षेप करने का इंतजार आप कर रहे थे, क्योंकि जब राज्य सरकार ने कोई बिल, अगर आप इन्वॉल्व हैं, आप जाहिर तौर पे इसमें बहुत अहम भूमिका होती है राज्यपाल की, तो अगर आप 3 साल तक उसको लंबित छोड़ देते हैं, चाहे तमिलनाडु का जिक्र हो, चाहे फिर केरला का जिक्र हो, ऐसे में ये कहीं ना कहीं विकास में बाधा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये सवाल किए हैं कि इतनी देरी क्यों। जी बिल्कुल, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में भी राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद की वजह भी विधेयक ही हैं। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे। इसके खिलाफ स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और साथ ही तमिलनाडु की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल RN रवि से गंभीर सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बिल 3 साल से पेंडिंग थे, गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे। बिलों पर एक्शन न लेना गंभीर चिंता का विषय है। अब कोर्ट इस मामले में 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा। तमिलनाडु से जुड़ा एक और बड़ा पहलू यह है कि कल ही तमिलनाडु सरकार ने कई ऐसे बिलों को वापस से विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा।
जो बिल राज्यपाल के पास थे, जिन पर राज्यपाल फैसला नहीं ले रहे थे। और अदिति लगातार बनी। अदिति, एक बड़ा मुद्दा इन राज्यों में जहां पर भी इस तरह का विवाद है वो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर राज्यों में चांसलर जो है वो राज्यपाल रहते हैं, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, तमिलनाडु हो, केरल हो। ऐसी कई सरकारें जहां पर राज्यपाल से वो शक्तियां छीनने की कोशिश की गई और राज्य सरकारें चाहती है कि जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, वो राज्य सरकार के हिसाब से हो, मुफीद हों। क्या ये भी एक बड़ा टसल का मुद्दा बन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की तरफ से मेंशन किया गया? बिल्कुल बड़ा मसला, क्योंकि आपने जिसका जो पश्चिम बंगाल का जिक्र किया वो अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल इसको लेकर है। और उसमें एक खास टसल खास तौर पे जो ममता बनर्जी वर्सेस जो अब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उनके बीच में आपको देखने को मिली थी। ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, यही वजह है, आपने कभी पॉलिटिकली ये समझा होगा आयुष, कि क्यों ऐसा होता है कि जैसे अभी अगर राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान के जो एलओपी थे अभी कटारिया साहब, उनको बना दिया गया राज्यपाल के असम का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और जो केंद्र सरकार है वो जानती है कि ये टसल के चलते तमाम ऐसी चीजें होती हैं। जैसे अगर इसका, ये तो हमने जो जिक्र किया वो नेगेटिव पॉइंट्स थे, पॉजिटिव पॉइंट समझिए। आपने महाराष्ट्र का, इसका एग्जाम्पल को ढंग से लेना शायद ठीक इस समय होगा या नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से सुबह 5 बजे शपथ ली जाती है, तब भी कोर्ट ने ये सवाल गवर्नर से किए, गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए। तो कहीं ना कहीं जिस पॉलिटिकल स्थिति में हम हैं उसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके बीच की तालमेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पॉलिटिकली ये देखा जाता है कि जो जिसकी भी सरकार केंद्र में होती है वो राज्यों में चाहते हैं कि उनके गवर्नर हो, क्योंकि जाहिर तौर पे ज्यादा से ज्यादा जहां पर सरकारें होंगी। लेकिन अदिति, इन्हीं विपक्षी राज्यों में हम देखते हैं कि एक अशोक गहलोत भी हैं। हालांकि उनका विवाद हुआ, मुझे वो तस्वीर याद है, शायद राजभवन में प्रदर्शन कर दिया गया था विधायकों की तरफ से, राजस्थान का वो एक दृश्य भी दिखा था। लेकिन उसके इतर कलराज मिश्रा और गहलोत में इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी बातचीत है, एक व्यवहारिक बातचीत का भी सिलसिला हम देखते हैं। ऐसी कोशिशें भी तो हमारे साथ हो सकती हैं, एग्जाम्पल ऐसे भी हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक उसकी जरूरत है, परिपक्वता की जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल सूत्र के माध्यम से कोट करूंगी, इसकी सच्चाई हम कहें लेकिन बहुत उच्च सूत्र हैं जिन्होंने एक जिक्र किया। देखिए, बाड़ेबंदी में रही सरकार, फ्लोर टेस्ट कराना चाहती थी सरकार खुद, वो चाहती थी कि सत्र को बुलाया जाए। एक गुट जो था सचिन पायलट गुट, जो अलग से जाके बाड़े में बैठे हुए थे, और एक गुट जो 102 विधायक थे वो अशोक गहलोत के साथ थे। अशोक गहलोत चाहते थे कि सत्र फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए, तमाम चीजें हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर की तरफ से डेट नहीं दी जा रही थी। उसको लेकर अपनी ही सरकार में उन्होंने गवर्नर हाउस, क्योंकि देखिए जो सिविल लाइंस है यहाँ पर अशोक गहलोत का बंगला है तो एडजेसेंट गवर्नर का बंगला है, तो वहां पर उन्होंने बात करी, मार्च पास किया, तमाम चीजें की। लेकिन इसके इतर हर महीने लगभग कहते हैं, हर महीने और 2 महीने मैंने खुद देखा है कि वो उनसे मुलाकात करने जाते हैं और भेंट करने जाते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। और आपको मैं एक और तस्वीर आपको बताऊं, जब कोरोना काल था वो मुलाकात करने जाते थे तो दोनों एक दूसरे को सैनिटाइजर देते थे। इसके अलावा जो खास बात सूत्र के माध्यम से आपको बता रही थी, जहां पर आचार संहिता लगने वाली थी, राजस्थान में चुनाव है, उसके करीबन कुछ घंटों पहले एक नियुक्तियों का जिसे नियुक्ति की जाती है उसको पारित किया गया गवर्नर द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी उठी कि जब गवर्नर ये पूछ सकते थे केंद्र सरकार तमाम चीजें कि कब आचार संहिता आसपास लग सकती है, क्योंकि कई बार आप क्या होता है, आप नियुक्तियां करके जाति समीकरण सेट करते हैं। बिल्कुल, आप एंड टाइम पे किसी को नियुक्ति देते हैं, आप बोर्ड निगम की पोस्टिंग देते हैं, तो वो जाति समीकरण को सेट करने की बात होती है। तो आचार संहिता के कुछ घंटों पहले अशोक गहलोत ने वो नियुक्तियां की और उन नियुक्तियों में गवर्नर का कहीं ना कहीं अप्रूवल का रोल होता है, ये माना जाता है। और ऐसे में उसके बाद दिल्ली में ये बात उठी कि अरे ये एंड टाइम पे कैसे हुआ, और गवर्नर केंद्र सरकार से पूछ सकते थे। ये बात एक किस्सा है जो चला था, इसमें कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि एक ये भी एग्जाम्पल है कि भले ही आप दोनों अलग अलग विचारधारा से आते हैं, लेकिन आप इस तरह की दोस्ती भी कायम कर सकते हैं। और उसमें गवर्नर जो खुद है वो बहुत परिपक्व नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक देवरिया से लेकर लखनऊ तक उनका एक वक्त पर सिक्का चला करता था कलराज मिश्र का। अदिति, इस पर बात करेंगे, लेकिन पंजाब की भी जो इस तरह की टसल है वो भी समझते हैं। पंजाब में सरकार वर्सेस राज्यपाल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार एक्टिव हुई। 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला लिया गया।
राज्यपाल ने 19-20 जून को सरकार की तरफ से बुलाए गए सत्र को ही अवैध बता दिया था। राज्यपाल के फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को फटकारा। सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल पर बिलों को अटकाने का भी आरोप लगाया था। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा पंजाब में भी दिखा। अदिति, पंजाब समेत कई राज्यों में एक मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कई बार सत्र आहूत ही नहीं किया जाता है। एक बार सत्र शुरू हुआ साल के शुरुआत में, वही सत्र चल रहा है आखिर तक। राजस्थान में भी शायद इस तरह की कोशिश हुई थी। बिल्कुल, और देखिए ये सबसे बड़ी बात है, पंजाब में भी जिस तरीके से गवर्नर ने आरोप लगाया कि जो उस समय 18-19 जून को आपस बुलाया था वो अवैध था, वहीं अभी 28-29 नवंबर का भी जो आपने जिक्र किया, वो तमाम चीजें खींचतान नजर आ रही है। फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये एक परंपरा है, कहीं ना कहीं गवर्नर जो पावर सेंटर की बात करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स हैं वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड है, बहुत अलग है, फैसले लेने को लेकर या सिग्नेचर्स को लेकर। तो वैसे ही स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन राइट फ्रॉम पश्चिम बंगाल टू केरल, दो अलग अलग छोर हैं। इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं पंजाब में, और इसी के चलते ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से विकास बाधित होता है, जिसकी वजह से जैसे विधेयक का उन्होंने आरोप लगाया, आपसी तालमेल कम होने के चलते। देखिए, तालमेल होनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों ही की काम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है प्रदेश को सुचारू रूप से चलाना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं उनमें कुछ चीज की अगर बाधा है तो फिर गवर्नर का उसमें हस्तक्षेप होना जो सही दिशा में जाए, जो कि जनता के हित के लिए हो। लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल है फ्रॉम पश्चिम बंगाल, अगर केरल की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां पर इस तरह की टसल देखने को मिल रही है। और अभी इसका समाधान, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसका समाधान है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा। जी अदिति, तमाम जानकारी के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया आपका। तो 4 राज्यों में पावर पॉलिटिक्स की ये प्योर पॉलिटिक्स आपने समझी।